तकनीक के तालमेल से तैयार होती है महामशीन, जो मॉडर्न है, पावरफुल भी है। कोई हवा का बाजीगर है, कोई पाताल का प्रहरी है, तो कोई जमीन का जांबाज है। युद्ध के मैदान में जब ये कदम रखते हैं तो इनके जबरदस्त ताकत के आगे हर चुनौती छोटी लगने लगती है। भारतीय सेना के पास स्वदेशी दबंगों की टोली तो है ही, साथ ही मित्र देशों के वो ताकतवर हथियार भी हैं जो भारत की हिफाजत में हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। जब जब भारत के खिलाफ दुश्मनों ने साजिशों का ताना बाना बुनने की कोशिश की, भारत के दमदार दोस्तों के बेमिसाल हथियारों ने उनके पर खचे उड़ा दिए। हिंदुस्तान के भरोसेमंद दोस्तों की जब जब बात होगी तो दो देशों का नाम सबसे ऊपर आएगा। सबसे पहले है रूस, जिसने भारत का तब साथ दिया जब पश्चिमी मुल्क आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के मुरीद बने हुए थे। और दूसरा है इजराइल, जिसने 1971 की जंग में भारत का साथ देकर दोस्ती के एक नए अध्याय की शुरुआत की। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से इजराइल गदगद नजर आया। उसने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरी तरह से साथ देने का ऐलान कर एक सच्चे दोस्त की भूमिका अदा की। सात मई को भारत में इजराइल के राजदूत रियोवेन अजार ने कहा था, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को जानना चाहिए कि उनके अपराधों से बचने की कोई जगह नहीं है। भारत इजराइल की दोस्ती की कहानी दिलचस्प है। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल की भूमिका बेहद खास थी। इंडियन आर्मी ने जिन हथियारों से आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उनमें से कई हथियार इजराइल ने हमें दिए थे। खासतौर पर स्काई स्ट्राइकर ड्रोन और हारोप ड्रोन ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के खात्मे में काफी मदद की। ये ड्रोन सटीक निशाना लगाने और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम थे, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार कर दिया। इसके अलावा बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम ने बॉर्डर पर ऐसी दीवार बनाई कि पाकिस्तान के ड्रोन घुस ही नहीं पाए। भारत पर जब जब मुसीबत का साया आया, इजराइल ने हमेशा साथ दिया। इजराइल और भारत का याराना कोई नया नहीं है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो जानेंगे कि कैसे इजराइल ने भारत के लिए हमेशा दमदार दोस्त की भूमिका अदा की है। साल 1962 में जब भारत चीन से युद्ध लड़ रहा था, तो उस वक्त 27 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियो को तार भेजकर लिखा था कि हथियार चाहिए। इजराइल ने बिना देर किए भारत को हथियार भेज दिए। भारत ने इजराइल को चिट्ठी लिखी और हथियार भेजने के लिए शुक्रिया कहा। यही नहीं, साल 1965 और 71 के युद्ध में भी जब दुनिया के कई देशों की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी, तब इजराइल ने भारत को सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराकर सच्चे दोस्त की भूमिका निभाई थी। उन्नीस के युद्ध में जब चीन ने भारत पर हमला किया, तो इजराइल ने भारत को छुप छुप कर इंटेलिजेंस और लेटेस्ट वेपन्स मुहैया कराए। इसी तरह से 1965, 1971 और बाद में कारगिल के युद्ध के दौरान यानी 1999 में इजराइल ने लेटेस्ट लेज़र गाइडेड वेपन्स देकर, लेटेस्ट हैवी मोटर देकर, और सबसे बड़ी बात है
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर खुफिया सिस्टम, जिसके तहत हम शत्रु के वायरलेस कम्युनिकेशन को सुन सकते थे, हमें दिए। इससे इन सभी युद्धों के दौरान भारत की फौजों को एक टैक्टिकल एडवांटेज मिला पाकिस्तान के विरुद्ध। इजराइल ने उस दौर में भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की शुरुआत नहीं हुई थी। सितंबर 1950 जब भारत ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी, इजराइल को मुंबई में दूतावास खोलने की इजाजत दी गई। हालांकि भारत ने अपना कोई राजनयिक वहां नहीं भेजा, लेकिन वो दौर ऐसा था जब भारत में ही इजराइल के पक्ष में कई आवाजें उठ रही थी और इसकी एक बानगी दिखी 1968। साल 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने रॉ के गठन को मंजूरी दे दी, जिसके पहले हेड बने रामेश्वर नाथ काओ। रॉ के गठन की शुरुआत से ही इंदिरा ने काओ को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से रिश्ते को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। काओ की ये कोशिश कारगर रही। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां 1971 में पहली बार साथ आई। साल 1971 जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो उत्तर कोरिया गए एक सैन्य समझौता करने के लिए, और ये वही साल था जब मोसाद को खबर मिली कि पाकिस्तान अपने यहाँ लीबिया और ईरान के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये वही साल था जिस साल एक नए युद्ध की पटकथा लिखी जा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे नरसंहार की खबरें भारत को मार्च 1971 में ही लग गई थी। भारत लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि इस असलियत को दुनिया के सामने लाया जाए। जून 1971 में इजराइल की संसद में ये मामला उठा। तब विदेश मंत्री एबा इबान ने इजराइल की संसद में पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था, हम पूर्वी बंगाल में हो रहे नरसंहार के गवाह बने हुए हैं। यहूदी लोग जिन्होंने अपने इतिहास में बहुत दुख और कष्ट सहे हैं, उन्हें मानवीय पीड़ा के प्रति विशेष रूप से जागरूक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। इजराइल की तरफ से भारत को सीधे तौर पर समर्थन की बात नहीं कही गई, लेकिन इस बयान में दो चीजों का जिक्र था। आपको इजराइल के रुख का अंदाजा इसी से लग गया होगा। पहला, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल कहकर बुलाया था। दूसरा, पूर्वी पाकिस्तान में हो रही मारकाट को उन्होंने नरसंहार का नाम दिया। भारत के अलावा ऐसा करने वाला इजराइल एकमात्र दूसरा देश था। श्रीनाथ राघवन ने 1971 युद्ध पर लिखी किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखा है, इजराइल और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए भारत ने इजराइल से इस युद्ध में मदद मांगी। तब फ्रांस में भारत के राजदूत DN चटर्जी ने इजराइल से बातचीत शुरू की। 6 जुलाई 1971 को इस बाबत विदेश मंत्रालय को लिखे एक नोट में चटर्जी लिखते हैं, इजराइल से मिलने वाली कोई भी मदद, चाहे वो हथियार, तेल या पैसों की ही क्यों ना हो, भारत के लिए बहुत उपयोगी होगी। इंदिरा गांधी ने चटर्जी की इस पेशकश को मंजूरी दी। हालांकि इस काम में एक बड़ी दिक्कत ये थी कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध न के बराबर थे, इसीलिए किसी भी डील के लिए एक तीसरे पक्ष की जरूरत थी। श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब में लिखा है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच एक छोटे से देश लिechtenstein को इस डील के लिए चुना गया। महज 160 वर्ग किलोमीटर में बसा ये देश इस डील के लिए एकदम मुफीद जगह थी, क्योंकि इस पर किसी की नजर ही नहीं थी। लिechtenstein में एक हथियार कंपनी थी जिसके मालिक श्लोमो जाब्दुलोविक्स PN हक्सर के परिचित थे। हक्सर तब प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी हुआ करते थे और 1965 में लंदन में डेप्यूटी रहते हुए दोनों अच्छी जान पहचान रखते थे। प्रधानमंत्री से ग्रीन सिग्नल मिलते ही हक्सर ने जाब्दुलोविक्स को एक खत लिखकर हथियारों की मांग की। भारत की मांग से इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर एक अलग पसोपेश में आ गए, क्योंकि इजराइल अरब देशों से एक बड़ी लड़ाई लड़ चुका था, जिसके चलते इजराइल में हथियारों की शॉर्टेज चल रही थी। वहीं भारत और इजराइल के रिश्तों में तब कोई खास गर्मजोशी भी नहीं थी। बावजूद इसके गोल्डा मेयर ने भविष्य में भारत का महत्व समझते हुए इस डील के लिए हामी भर दी। 1971 के युद्ध में भारत की जीत हुई और बांग्लादेश के नाम से एक नए देश का गठन हुआ।
और बांग्लादेश को मान्यता देने वालों में इजराइल भी शामिल था। हालांकि विडंबना है कि बांग्लादेश ने कभी इजराइल को मान्यता नहीं दी, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद एक बात जो साफ हो गई वो ये थी कि इसके बाद भारत और इजराइल के रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ हो गए। दुनिया तेजी से बदल रही थी। तभी साल 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर अपनी ताकत का परिचय दिया। भारत के परमाणु परीक्षण का अमेरिका और पश्चिमी देशों ने विरोध किया और भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए। उस दौर में भी इजराइल और भारत के रक्षा संबंधों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इजराइल भारत को रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति करता रहा। मई 1999 करगिल के द्रास सेक्टर में पाकिस्तान की सेना की तरफ से भारत में घुसपैठ की गई और ये वो दौर था जब भारत ने इसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। हालांकि इस दौर में भारत के पास अत्याधुनिक उपकरण और साजो सामान नहीं था। भारत ने दुनिया से मदद मांगी, लेकिन क्योंकि भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था, इस वजह से दुनिया के कई देश भारत से नाराज चल रहे थे और ऐसे समय में भारत के साथ आ खड़ा हुआ इजराइल और यहीं से इजराइल ने भारत की मदद की। अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद इजराइल ने भारत की हर तरीके से मदद की। इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ मोर्टार, निगरानी करने वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम मुहैया करवाए। निकोलस बेरल की किताब द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी के मुताबिक इजराइल पर अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से दबाव था कि वो रक्षा उपकरणों की डिलीवरी में देरी करे, लेकिन इजराइल ने जरूरी हथियारों को समय पर पहुंचाया। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी सेना की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तस्वीरें भी दी। इजराइल की मदद से भारत को करगिल लड़ाई जीतने में भी काफी मदद मिली। कारगिल के युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को पाकिस्तानी जो पोजीशन थे पहाड़ों के पीछे की तरफ, उनके बारे में मैप्स मुहैया करे। सबसे बड़ी बात है, कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने हमें इस तरह का एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम दिया जिससे हम पाकिस्तानी कमांडर अपने लोअर फॉर्मेशंस के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो हाई फ्रिक्वेंसी HF में हो या चाहे वो VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में हो, उनको हम सुन पा रहे थे। इससे हमारे कमांडर्स को एडवांस में ही एक आकलन हो जाता था कि पाकिस्तान ने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रुप्स को कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया है, कहाँ कहाँ कल या परसों यानी भविष्य में उनका इस्तेमाल किस तरह से करने वाला है। इसी तरह से इजराइल ने इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 बॉम्ब्स थे उनके लिए स्पाइस 2000 नाम का एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब दिया जो कि बहुत अचूक निशाना लेती थी। इस बॉम्ब की मदद से हमारी एयरफोर्स के मिराज 2000 ने कारगिल की पहाड़ियों के ऊंचाइयों पर जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान बैठे हुए थे उनके बंकरों पर सटीक ठिकाना निशाना लगाकर उनको ध्वस्त किया। करगिल युद्ध में इजराइल की मदद ने दो देशों के रिश्तों की डोर को और मजबूत बना दिया। भारत और इजराइल के संबंध गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ने लगे। करगिल युद्ध के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को इजराइल की पहली यात्रा पर भेजा। इसके कुछ समय बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इजराइल की यात्रा की, लेकिन भारत और इजराइल के रिश्ते मजबूत हुए 2017 में, जब पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल का औपचारिक दौरा किया और वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहीं से दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होते चले गए। इजराइल छोटा देश होते हुए भी तकनीक और इनोवेशन में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। भारत में भी इनोवेशन को काफी महत्व दिया जाता है और इसके महत्व को समझते हुए इजराइल चाहता है कि इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़े। रक्षा क्षेत्र में भी भारत को इजराइल का साथ मिलता रहा।
रूस के बाद हथियारों की आपूर्ति के मामले में इजराइल सबसे भरोसेमंद मित्र है। इजराइल कहने को भले एक छोटा सा देश है, लेकिन इस देश में बने हथियार आज दुनिया इस्तेमाल करती है। इजराइल के पास हवा, जमीन के अंदर और यहां तक कि पानी में इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ दुनिया के पास नहीं है। और मिसाइल के मामले में तो इजराइल का कोई सानी नहीं। आज भारतीय सेना में पिछले कुछ सालों में इजरायली हथियारों का एक एकीकृत श्रृंखला को शामिल किया गया। चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भारत के पास इजरायल का घातक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन हेरॉन, मार्क 2 और हार्पी मौजूद है। ये ड्रोन आतंकियों के लिए सबसे बड़ा काल है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्काई स्ट्राइकर और हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकियों की कमर तोड़ दी। एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कैंपों को ध्वस्त करने के लिए भारत इजरायल का एक और हथियार इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है स्पाइस 2000 बॉम्ब। स्पाइस बॉम्ब यानी कि स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव बॉम्ब। 500 से 90 किलोग्राम वजन वाले स्पाइस बॉम्ब किसी भी बंकर या फिर घर को तबाह करने की क्षमता रखता है। इजरायल से आयातित स्पाइस 2000 बॉम्ब में एक 2000 पाउंड यानी 1000 किलो के बॉम्ब पर एक गाइडेंस किट लगाया जाता है। इस बॉम्ब को एक विमान 100 किलोमीटर की दूरी से टारगेट पर फेंक सकता है। शुरुआती दौर पर यह बॉम्ब जो है टारगेट की तरफ ग्लाइड करता है जीपीएस यानी रेडार और सैटेलाइट गाइडेंस इंफॉर्मेशन की मदद से। उसके बाद जब ये टर्मिनल फेस पे पहुंचता है तो एक लेज़र इल्यूमिनेटर से टारगेट को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। ऐसा करने पर यह बॉम्ब महज टारगेट के 3 मीटर की परिधि में फट जाता है, यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 3 मीटर से भी कम है। इंडियन एयरफोर्स के पास जो स्पाइस 2000 है उसमें हम हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब लगा सकते हैं या बंकर बस्टिंग बॉम्ब लगा सकते हैं या ज़मीन के अंदर डीप घुसकर तहखानों को और कमांड पोस्ट को नष्ट करने वाला वॉरहेड और फ्यूज़ लगा सकते हैं। एक बार इमारत के अंदर घुस जाने के बाद जब स्पाइस बम फटता है तो अंदर मौजूद सभी लोग इसके शॉक वेव से ही मारे जाते हैं। सैटेलाइट गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से स्पाइस 2000 बम करीब 60 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को ट्रैक कर उसे तबाह कर सकता है। भारत ने फरवरी 2019 में स्पाइस बम का इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान किया था। स्पाइस 2000 ये बॉम्ब नहीं बल्कि एक गाइडेंस किट है जो स्टैंडर्ड वॉरहेड और बॉम्ब से जुड़ी होती है। टारगेट दूर होने पर भी ये अपने निशाने से नहीं चूकती। यानी फर्ज कीजिए कि अगर आपका टारगेट बहुत दूर है और आप कहीं दूर बैठे भी इसको दाग सकते हैं और ये अपना काम पूरा करके ही दम लेती है। स्पाइस बम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा स्टैंडर्ड वॉरहेड के अगले हिस्से से जुड़ा जाता है, जबकि दूसरा बम के पिछले हिस्से से जुड़ा जाता है। स्पाइस स्मार्ट बम के अगले हिस्से पर एक कैमरा लगा होता है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, जबकि दूसरे भाग में एक डेटा चिप होती है जो स्पाइस 2000 को बम छोड़ने का सही वक्त बताती है। फाइटर प्लेन से बम को गिराने के बाद अगर स्पाइस 2000 बम गलत दिशा में जा रहा हो तो भी फिर से उसका रास्ता बदला जा सकता है। मिशन से पहले एक रोड मैप बनाया जाता है और इस रोड मैप में पूरी जानकारी होती है। टारगेट को कितनी ऊंचाई से हिट करना है, कितनी दूरी से हिट करना है, किस समय हिट करना है और किस तरीके से हिट करना है। ये तमाम जानकारियां एक चिप में डली होती हैं जो कि इसमें लगाई जाती है। फिर उसके बाद जीपीएस के जरिए टारगेट की पूरी लोकेशन, वहां की तस्वीरों को भी ऐड ऑन कर दिया जाता है, जिससे ये अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। स्पाइस बम के जरिए सबसे सुरक्षित ठिकाने को आसानी से नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसे स्मार्ट बम या गाइडेड बम भी कहा जाता है,
ये हवा से जमीन पर गिरने वाला बम होता है जो बड़ी सटीकता से दुश्मन के ठिकाने पर हमला करता है। इसका मकसद एक खास टारगेट पर अटैक कर उसे तबाह करना, ताकि आसपास के इलाकों को कोई नुकसान न पहुंचे। स्पाइस 2000 के साथ साथ भारत के पास दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए बराक 8 मिसाइल की वो ताकत है जिसके आगे दुश्मन का टिकना नामुमकिन है। बराक 8 मिसाइल MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम, जिसे 2017 में भारत ने इजराइल से खरीदा था और उसके बाद DRDO और इजराइल दोनों मिलकर इस पर लगातार काम करते आ रहे हैं। बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, UAV, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल समेत किसी भी तरह के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। बराक 8 की सबसे खास बात यह है कि इसकी 360 डिग्री ऑल वेदर डिफेंस क्षमता, इसका वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम इसे हर दिशा से आने वाले खतरे को भांपने और तुरंत जवाब देने में सक्षम बनाता है। बराक 8 मिसाइल 60 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 70 से 100 किलोमीटर की दूरी तक 2 मैक की रफ्तार से हमला कर सकती है। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ कई लक्ष्य को टारगेट करके निशाना बनाने में सक्षम है। इसमें मल्टी फंक्शनल सर्विलांस ट्रैक और गाइडेंस रडार लगा होता है जो कि सटीक तरीके से लक्ष्य को टारगेट करने में मदद करता है। भारत की तीनों सेनाओं में बराक 8 का इस्तेमाल होता है। बराक 8 एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी MRSAM मिसाइल है। इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। इसको इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और अब इंडियन एयरफोर्स में भी इंडक्ट किया जा रहा है। इसका जो सर्विलेंस रेडार है वो दुश्मन के टारगेट को 180-160 किलोमीटर की दूरी से भांप लेता है। उसके बाद इसको लॉन्च करने पर यह शत्रु के टारगेट को 80 किलोमीटर की दूरी पर, 70 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब जैसे जैसे वो पास आता जा रहा है, एंगेज करके ध्वस्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल की मदद से बराक 8 में एक इस तरह का सर्च सिस्टम लगाया गया है जिसको कि दुश्मन के जहाज का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैम नहीं कर सकता। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इंडियन एयरफोर्स ने बराक 8 का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सक्सेसफुली पाकिस्तान के इनकमिंग ड्रोन्स को और मिसाइल और रॉकेट्स को ध्वस्त किया। भारतीय सेना के पास इजराइल की बनी टेबोर बुलपक असॉल्ट राइफल है जो सेमी और फुली ऑटोमेटिक मोड के साथ आती है। अचूक निशाना लगाना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत में टेबोर राइफल के अलग अलग वर्जन्स मौजूद है, जिसे TAR-21, G-TAR-21, C-TAR-21, S-TAR-21 और M-TAR-21 वेरिएंट्स शामिल हैं। टेबोर TAR-21 नजदीकी लड़ाई में बेहद कारगर हथियार माना जाता है। खासकर छुपे हुए आतंकियों का खात्मा करने में इसका इस्तेमाल होता है। भारत की फौज अपने सोल्जर्स के हाथ में आस्ते आस्ते टावोर TAR-21 नाम का एक असॉल्ट राइफल दे रही है। इस राइफल से 5.56 कैलिबर के बुलेट्स को फायर किया जा सकता है। खास बात है कि यह 550 मीटर की दूरी तक अभेद्य अचूक निशाना ले सकती है। ये एक बहुत ही हल्का वेपन है जिसका वजन मात्र 3.5 किलो होता है और एक सोल्जर इसको अपने बगल में दबाकर क्लोज क्वार्टर बैटल के दौरान भी इस्तेमाल कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस पर एक लेज़र पॉइंटर भी लगाया जा सकता है जिसकी मदद से
550 मीटर या उससे ज़्यादा दूरी तक छुपे हुए दुश्मन पर स्नाइपर राइफल के हिसाब से अभेद्य अचूक निशाना लगाया जा सकता है। टेबोर राइफल को सबसे पहले एसएफएस में इंडक्ट किया गया था। बाद में शॉर्ट बैरल वाले वर्जन के साथ इन टेबोर राइफल्स को आर्मी के पैरा एसएफ और नेवी की मार्कोस में इंडक्ट किया गया। आतंकियों के खिलाफ नजदीक की लड़ाई में टेबोर के ज्यादा कारगर होने की वजह यह है कि ये इंसास राइफल के मुकाबले बेहद हल्का और छोटा है, जिससे ये ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद मानी जाती है। टायर 21 में 457 mm बैरल दिया गया है। जी टायर 21 में T40 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर अटैच है। सी टायर 21 शॉर्ट बैरल वाला एक कॉम्पैक्ट वर्जन है, जिसे कार्बन वेरिएंट भी कहते हैं। एस टायर 21 में डिटैचेबल बाइपॉइड और मैच ग्रेड बैरल का फीचर मिलता है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना बड़े पैमाने पर इजरायली हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल करती है। इजरायल के कुल हथियार निर्यात का 41% सिर्फ भारत का होता है। ऐसे में भारत इजरायली रक्षा सहयोग के लिए अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक है। भारतीय सेना इजरायल का फाल्कन एवोकस यानी कि एरोबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी इस्तेमाल कर रही है। अबाकस हवा में उड़ता हुआ सर्विलांस सिस्टम है, जो हवा में किसी भी तरह के खतरे की चेतावनी फौरन देता है। अबाकस की मदद से हवाई हमले किए जाते हैं या हमलों को नाकाम भी किया जा सकता है। अबाकस का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां ग्राउंड सर्विलांस संभव नहीं होता। और सटीक लोकेशन का पता लगाने में एवॉक सिस्टम काफी मददगार साबित हुआ और तब से लेकर अब तक ये भारत के लिए काफी मदद करता आ रहा है। इसकी मदद से भारत के खिलाफ 2 फ्रंट पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे देशों के दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है। अवॉक्स का मतलब है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये ट्रांसपोर्ट विमान जैसा होता है और इसकी पीठ के ऊपर एक घूमता हुआ सर्विलेंस रेडार लगा होता है। इस रेडार की मदद से कमांडर को आसपास 300-400 किलोमीटर की दूरी में उड़ने वाले सारे शत्रु के विमान दिख जाते हैं। कमांडर को अपने जहाज भी अवॉक्स के रेडार पर दिख जाते हैं। इसकी मदद से कमांडर इच्छा अनुसार अपने जहाज़ों को दुश्मन के जहाज़ों की तरफ इंटरसेप्ट करने के लिए भेज सकता है और ज़्यादा सक्सेसफुल अटैक एंगल क्या होगा इसके बारे में भी एडवाइस कर सकता है। इसी तरह से अवॉक्स के रडार स्क्रीन पर उड़ते उड़ते हवा में ही जो कमांडर है वो दुश्मन के इंटरसेप्टर को दे सकता है, और अगर दुश्मन का इंटरसेप्टर हमारे जहाज़ की तरफ आ रहा है हमारे जहाज़ को शूट डाउन करने के लिए, तो कमांडर उसमें जो फाइटर कंट्रोलर होता है वो हमारे जहाज़ के पायलट को वार्न कर सकता है एडवांस में कि दुश्मन का जो जहाज़ है वो हमारे तरफ बढ़ रहा है और किसी भी समय लॉन्ग डिस्टेंस से लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर करके हमारे जहाज़ को नष्ट कर सकता है। हमारे दोनों पड़ोसी देशों की ज्यादातर सरहदें पहाड़ों पर हैं, लिहाजा सेना को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसे में भारत के दमदार दोस्त इजरायल ने भारत को अपने मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक भी दी है, जिसका लेटेस्ट वर्जन है स्पाइक NLOS यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट। स्पाइक NLOS भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम मानी जाती है। भारत को इजरायल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
USA की मिसाइल है और ये ऐसी मिसाइल है कि जिसको 50 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंक को डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। 2 मोड में आती है। एक मोड तो ये है कि फायर एंड फॉरगेट जिसको बोला जाता है, और दूसरा है मैन इन दी लूप। मैन इन दी लूप के अगर आपने फायर कर दी मिसाइल तो उसके बाद आप अगर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। जो 6th जनरेशन अभी उन्होंने नई बना ली है ये मिसाइल, इसका रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर है। जो 4th जनरेशन थी उसका 25 किलोमीटर था। तो ये एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, ख़ास करके पहाड़ों में जहाँ पर दुश्मन जो है छुपे होते हैं, दुश्मन के टैंक जो है पहाड़ी के पीछे हो सकते हैं, तो वहाँ नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक मिसाइल जो है वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। हवा से दागी गई NLOS मिसाइलें न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC के करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू वाहन तैनात करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का ऑर्डर दिया। भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का इच्छुक था। साल 2011 में भारत के पास 2 विकल्प आए, एक अमेरिका की तरफ से जेवलिन और दूसरा था रूस का NLOS। भारत ने रूस के साथ करार किया और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि रूस भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सहमत हो गया था। दरअसल उस समय मोदी सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि हम दूसरे देश से हथियार ही नहीं खरीदे बल्कि वहां की टेक्नोलॉजी को भी ले, ताकि हम अपने देश में इन हथियारों का निर्माण कर सके। जहां एक और इजराइल है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ एक और दमदार दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि रूस है, जिसका भारत के साथ एक समृद्ध इतिहास भी रहा है। भारत रूस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन इसका असर भारत और रूस की दोस्ती और उनके रिश्तों पर कभी नहीं पड़ा। भारत को आजादी मिले 4 महीने गुजर गए थे, लेकिन भारत को उसका असली दोस्त अब तक नहीं मिला था। 21 दिसंबर 1947 रविवार के दिन सोवियत संघ का एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। उनका नाम था किरिल नोविकोव। इन्होंने भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी। ये आजाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। 27 मार्च 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सोवियत संघ सरकार ने एक गाय गिफ्ट की थी। उस वक्त सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टोव ने गाय की रस्सी नेहरू को थमाई तो वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। भारत किसी को गाय गिफ्ट कर दे ये बात समझ में आता है, लेकिन कोई देश हमारे प्रधानमंत्री को गाय गिफ्ट करे, मतलब दोस्ती को गाढ़ा करने का एक और मौका। बाईस जून 1962 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा हो गया। कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करके पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। दरअसल सुरक्षा परिषद में आयरलैंड ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन अमेरिका, यूके, आयरलैंड, चीन समेत कई मुल्कों ने किया, और इसका सीधे तौर पर मकसद ये था कि कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान के पास देना। और ऐसे समय में भारत का साथ निभाया रूस ने, जो भारत के साथ डटकर खड़ा हुआ। भारत के विकास के आधार रखने में रूस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए स्टील प्लांट लगाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन तब प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। भारत ने दोस्त रूस की ओर देखा। उसने फौरन खास मदद भेजने का ऐलान किया और साल 1966 में बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी गई। साल
साल 1971 जब पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे और ये वो साल था जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। ये वही दौर था जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भारत को एक विलन के तौर पर पूरी दुनिया में पेश करने की कोशिश की। इसमें अमेरिका था, फ्रांस था, यूके था, यूएई था, टर्की था। ऐसे तमाम देश थे जो पाकिस्तान के पक्ष में खड़े थे और भारत को एक विलन के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन उस दौर में समंदर के रास्ते रूस ने अमेरिका और यूके के पोत का रास्ता रोका ताकि भारत के साथ वो खड़ा हो सके। सोवियत संघ का विघटन हो गया, बावजूद इसके रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। भारत ने साल 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया, जिसको रूसी मदद से तैयार किया गया था। साल 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा रूस के सोयूज T-11 स्पेस शटल से अंतरिक्ष गए। इसके साथ ही वो अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। भारत दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और रूस से वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। भारतीय सेनाओं के पास 86% हथियार रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने थी, उस वक्त भारत काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर ही निर्भर था। साल 2014 से लेकर अब तक भारत के करीब 55% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदे गए हैं। नौसेना की बात करें तो 41% से ज्यादा उपकरण रूसी निर्मित हैं, जबकि वायुसेना के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। वर्षों से भारत और रूस के बीच बायर सेलर रिलेशनशिप, जॉइंट रिसर्च, डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग की नई इबारत लिखी जाती रही है। भारत और रूस मिलकर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण भी कर रहे हैं। वहीं रूस से अधिग्रहण लाइसेंस की मंजूरी मिलने के बाद देश में ही T-90 टैंकों का अपग्रेडेशन हो रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। हथियारों की खरीद में भारत की हिस्सेदारी 11% है। वहीं भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश रूस है। हालांकि इसमें रूस की हिस्सेदारी कम हुई है। साल 2013 से 2017 के बीच भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 64% थी, जो साल 2018 से 2022 के बीच कम होकर 45% हो गई। बावजूद इसके भारत के लिए रूस सबसे भरोसेमंद साथी है। मौजूदा समय में भारत के सशस्त्र बलों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे करीब 85% हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की उत्पत्ति रूस या फिर उसके पूर्ववर्ती राज्य सोवियत संघ में हुई है। मौजूदा दौर में भले भारत और अमेरिका की नजदीकियां काफी बढ़ी हों, लेकिन सही मायने में भारत का सच्चा और अच्छा दोस्त रूस ही है। भारत का विमान वाहक पोत INS अरिहंत, INS विक्रमादित्य, यहाँ तक कि कई ऐसे हथियार और सुरक्षा कवच S-400 दिखाता है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी और कितनी अहम है। उन्नीस 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 76 सालों में रूस को तमाम उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा और भारत ने रूस से सच्ची दोस्ती भी निभाई। इस दौरान दोनों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों में सरकारें बदली, लेकिन दोस्ती का सिलसिला कभी नहीं बदला। आज भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरी है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।